दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, सभी सांसदों का निलंबन रद्द करने की उठाई मांग। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से 13 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदस्य लोकसभा सुरक्षा चूक मामले पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाल रहे थे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा कि 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में हुई निर्लज्ज और एक तरीके से विचित्र सुरक्षा उल्लंघन की घटना की गहराई से जांच कराने को आपने सही और उचित रूप से एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। संसद भवन परिसर की सुरक्षा, उसका नियंत्रण और अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपके पास है। पत्र में उन्होंने आगे कहा और स्पीकर से आग्रह किया कि विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को दे डाली बड़ी सलाह। बोले, बीजेपी अपना हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वो आखिरी लड़ाई हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी नेतृत्व और विपक्ष अपनी कमजोरियों पर ध्यान देगा। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस पार्टी में बड़ी खलबली मची है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को अप्रत्याशित और चिंता का विषय बताया है। पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा कि बीजेपी अपना हर चुनाव ऐसे लड़ती है कि जैसे ये अंतिम लड़ाई हो और विपक्षी दलों को इसका एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। पी चिदम्बरम ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है, नतीजे चिंताजनक है और मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोरियों पर ध्यान देगा। अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानने को तैयार नहीं महबूबा मुफ्ती। बोली, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्लाह का निर्णय नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर से निरस्त किए गए संविधान के अनुच्छेद 370 पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला अल्लाह का निर्णय नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से उम्मीद न खोने का आग्रह किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में संवाददाताओं से कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे भी विद्वान न्यायाधीश थे और आज कुछ अन्य न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि हम इसे भगवान का फैसला नहीं मान सकते। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध करने वाले लोग चाहते हैं कि हम हार मान लें, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे। हमने बहुत बलिदान दिया है और हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो वहीं आज पीएम मोदी ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब 370 को वापस नहीं ला सकती है। अगली बड़ी खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, 2047 तक भारत बन जाएगा विकसित राष्ट्र। दरअसल वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अभी घर से वंचित हैं उनको भी मोदी की गारंटी के तहत जल्द ही घर मिलने वाले हैं। महादेव की हम सभी पर कृपा बनी रहे ताकि हम विकसित भारत के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा पाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं। उन सभी के अनुभव के आधार पर मुझे लगा कि देश के लिए ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक बिना किसी रोक टोक के सही समय पर पहुंचे। अगर इस समय 140 करोड़ देशवासी विकास के लिए काम करने का संकल्प लें तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आपको बता दें कि काशी पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले पर लोगों ने फूलों की पंखुड़ियों से वर्षा की। इसी दौरान उनका कारवां रोककर एक एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी से मुलाकात से पहले गरजी ममता बनर्जी, बोली अस्पतालों को भगवा रंग से रंगना चाहती है बीजेपी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्र सरकार पर चिकित्सा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत खर्च होने वाले धन को रोकने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने इसीलिए पैसा रोका है क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्रों को भी भगवा रंग से रंगना चाहती है। बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए केंद्र धन जारी करने की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए फंड रोक दिया है। वे चाहते हैं कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को भगवा रंग से रंग दिया जाए। हम ऐसा क्यों होने देंगे? नीला और सफेद हमारे राज्य का आधिकारिक रंग है, ये राजनीतिक रंग नहीं है। बता दें कि बंगाल में सभी सरकारी इमारतों, पुलों और यहां तक कि सड़क के डिवाइडरों को नीले और सफेद रंग से रंगा जाता है। निजी भवनों के मालिकों को इन रंगों का उपयोग करने पर संपत्ति कर में कटौती की पेशकश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या हमें हर जगह बीजेपी का रंग इस्तेमाल करना होगा? वे तय करेंगे कि लोग क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम इन मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी अस्पतालों को भगवा रंग से रंगना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर है, भारत जोड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए होगी राहुल गांधी की यात्रा 2.0, कई मुद्दों पर किया जा रहा फोकस। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा की तैयारी में हैं। जानकारों के मुताबिक इस दौरान उनका पूरा फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव है। हालांकि इस बार यात्रा का थीम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, बल्कि इस दौरान बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इसकी भूमिका भी बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत उन्होंने संसद में सुरक्षा में लापरवाही के मुद्दे को देश में बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया। राहुल गांधी को लगता है कि नौकरियों का मुद्दा ऐसा है जिस पर लोगों को रिझाया जा सकता है। राहुल गांधी की अगली यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा जनवरी में उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरू होगी। इस दौरान वो अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे और राहुल गांधी लोकसभा के लिए प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस दौरान इंडिया गठबंधन के दलों के साथ भी रैलियां होंगी। हालांकि राहुल गांधी का मुख्य फोकस यात्रा पर ही रहेगा। यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या उत्तरी असम में किसी जगह से शुरू हो सकती है। एक अन्य नेता ने कहा कि यह यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें सभी तरीके के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी को पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान वो कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने में कामयाब रहेंगे। आपको बता दें कि जब एक नेता से यह पूछा गया कि यह यात्रा कब से शुरू होगी तो उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला अभी नहीं लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस नेता ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जहां नफरत की राजनीति के खिलाफ थी, तो वहीं इस बार यात्रा का पूरा फोकस नौकरी और महंगाई पर होगा। कुछ नेता ये महसूस करते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के ब्रांड को रिकॉल करने का मौका है। वहीं कुछ का मानना है कि यात्रा का नाम नया होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी संभावना है कि ये यात्रा जनवरी में शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, करारी हार के बाद अब गुटबाजी से बाहर निकलेगी कांग्रेस पार्टी। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिए साफ संकेत। दरअसल हालिया विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी तय करते हुए बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसका आगाज मध्य प्रदेश से हो गया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दायरे से बाहर निकलते हुए तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी है। जीतू पटवारी की गिनती प्रदेश कांग्रेस के उन नेताओं में होती है जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह किसी के खेमे में नहीं है। वो पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद आदमी हैं और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ भी सकते हैं। इसके साथ वो सभी नेताओं को साथ लेकर चलने में यकीन भी रखते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जीतू पटवारी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के जिस अंदाज में मध्य प्रदेश में बदलाव किया गया है, उससे साफ जाहिर है कि पार्टी अब खेमेबाजी से बाहर निकलकर नए लोगों को मौका देना चाहती है। ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को साफ संकेत देते हुए निर्णय लेगी।
अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों को आखिर क्यों सता रहा डरा, सरकार से मांगी सुरक्षा। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने वाले हैं। देश के कोने कोने से राम भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या के मुसलमानों ने राम भक्तों की भीड़ से डर जताया है। उन्होंने कहा कि भीड़ की शक्ल में उन्मादी तत्व आ सकते हैं, इसीलिए सरकार अयोध्या के मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी दे। मोहम्मद शाहिद खान बाबरी मस्जिद के अंतिम इमाम के पौत्र हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि उपद्रवी तत्वों के आने पर रोक लगनी चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान अनहोनी घट चुकी है। परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आशंका जताई कि भीड़ की शक्ल में आने वाले उपद्रवी तत्वों से विवाद हो सकता है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो मुसलमानों से बातचीत कर डर को दूर करने की कोशिश करे। शाहिद खान का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले वीवीआईपी से खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाली भीड़ से डर लगता है, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी किसी डर और आशंका को बिल्कुल निराधार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर हमें पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उन्होंने डर को लोगों का सिर्फ वहम बताया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार काम अच्छा कर रही है और उसकी तारीफ करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर से 7 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का होगा उद्घाटन। 1000 मंदिरों को दिया गया निमंत्रण। 943 करोड़ रुपए का आया खर्च। दरअसल अयोध्या राम मंदिर से पहले ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने पुरी में श्री मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले पुरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 15 से 17 जनवरी के बीच में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन कार्यक्रम है। इसके लिए 4 धाम समेत 1000 से अधिक मंदिरों को न्योता दिया गया है। दुनिया भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों और नेपाल के राजा को भी निमंत्रण भेजा है। प्रोजेक्ट में 943 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उड़ीसा में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके मद्देनजर भी ये कार्यक्रम नवीन पटनायक सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि 15 से 17 जनवरी के बीच उड़ीसा सरकार भव्य कार्यक्रम के जरिए पुरी में प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करेगी। अगली बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने पीएम मोदी को लेकर दे दिया बड़ा बयान। बोले भगवान विष्णु का अवतार हैं पीएम मोदी। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों में और तेजी आती जा रही है। आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, जो कि एक यजमान के तौर पर नहीं बल्कि एक श्रद्धालु के तौर पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एबीपी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री यजमान नहीं है, यजमान को वहां पर 8 दिन बैठना होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि वो हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। वो देश में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक मानव से ऊपर है। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन चंदा मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी चलाएगी डोनेट फॉर देश अभियान। बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्रित करने के लिए डोनेट फॉर देश का नाम से अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने इस अभियान को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी धन की तंगी से जूझ रही है और भाजपा की चुनावी मशीनरी से लड़ने के लिए पैसे की कमी का सामना कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अधिकांश चुनावी बॉन्ड हासिल कर रही है क्योंकि ये योजना सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बनाई गई है। केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस को चंदा एकत्रित करने के अपने ऑनलाइन अभियान डोनेट फॉर देश की शुरुआत की घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। ये पहला 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर गंभीर हमला बोलते हुए कहा कि यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को एक बार फिर समृद्ध करने का एक और प्रयास है।
अगली बड़ी खबर है, एक फिल्म का वीडियो शेयर करा बीजेपी ने कांग्रेस के चंदा अभियान पर बोला जबरदस्त हमला, कहा इस क्लिप के पात्र काल्पनिक नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के ऑनलाइन चंदा अभियान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए एक फिल्म की क्लिप पोस्ट की है। हाल ही में कांग्रेस नेता धीरज साहू के पास से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। इस पर भाजपा ने 1984 की फिल्म इनकलाब का एक सीन शेयर किया है, जिसमें कादिर खान और अमिताभ बच्चन के बीच में बातचीत होती है। इसमें कहा जाता है कि वो अपने काले धन को सफेद करने के लिए जनता से चंदा मांगना चाहते हैं। जब उस पैसे को काले धन में मिला दिया जाएगा तो वो भी सफेद हो जाएगा और बड़ी रकम भी जमा हो जाएगी। फिल्म के इस क्लिप में यह भी दिखाया जाता है कि नेता के पास कैश से भरे हुए कई सूटकेस हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस सांसद के पास से बरामद रुपयों से जोड़ दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इसकी स्टोरी और चरित्र दोनों ही काल्पनिक नहीं है। इससे पता चलता है कि आखिर धीरज साहू की पार्टी कांग्रेस क्राउड फंडिंग क्यों करवाना चाहती है, ताकि काले धन को सफेद किया जा सके। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से की मुलाकात, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी रहे मौजूद। दरअसल जीतू पटवारी को कांग्रेस ने नया पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। जीतू पटवारी 19 दिसंबर को महाकाल के दर्शन के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी 19 दिसंबर यानी मंगलवार को महाकाल के दर्शन के बाद अपना पद ग्रहण करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।